हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो अभी तक हम अपना ज्योग्राफी का 7 वीडियो देख चुके हैं। उस सब 7 वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली नदी के बारे में ज़्यादा पढ़ा था कि नदी क्या होता है, नदी किस प्रकार का कार्य करता है, नदी के कार्य द्वारा किस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती है। यानी हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का 1.A था वो वही था टोटल ओवरऑल, जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.B। 1.B में बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज बाबू हिमनद पे। किस पे बात करेंगे हम लोग? हिमनद पे। ठीक है, तो चलिए आज वाला अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग कि देख ले हिमनद क्या है, हम लोग का क्या क्या पढ़ना है उसमें, ये सब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हिमनद में हम लोग का बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ना है। पहली बात बाबू हमें क्या पढ़ना है? हिमनद की अवधारणा, यानी एक्चुअल में हिमनद होता क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब मेन टारगेट करते हुए कि हिमनद है क्या। जैसे हम लोग पढ़े थे कि नदी क्या है, नदी का प्रवाह मार्ग क्या होता है, वो सब उन्होंने पढ़ा था। ठीक, तो वैसे हम लोग पढ़ेंगे कि हिमनद क्या है, हिमनद का प्रवाह मार्ग क्या होता है, कितना प्रकार का हिमनद है, वही वगैरह वही सब डेप्थ में जाकर पढ़ना है। तो ये तो खैर हम लोग इसी वीडियो में आज बात कर लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट आ जाएगा हिमनद का कार्य। जैसे हम लोगों ने नदी का कार्य पढ़ा था वैसे ही आज हम लोग मतलब अगला वीडियो हम लोग आएगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हिमनद का कार्य। उसके बाद हम लोग हिमनद के कार्य द्वारा बनने वाली स्थितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग का ये तो एक वीडियो में हो जाएगा और ये हम लोग का एक वीडियो में हो जाएगा, और फिर मैक्सिमम हम लोग का यहाँ पे वीडियो लगेगा तो हद से 2 ही वीडियो लगेगा, 2 से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग का ये हिमनद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 1.B भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग मेनली अब समझना शुरू करते हैं हम लोग कि हिमनद क्या होता है। ठीक है, देखिए आप लोग सीधा समझिए, हिम मतलब होता है बाबू बर्फ़। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़। आप लोगों ने सुना होगा, हिम का नाम तो आपने सुन के रखा होगा। ऐसे भी हिम नहीं सुना हो तो ग्लेशियर वगैरह तो सुना ही होगा, आइस वगैरह। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है बाबू? बर्फ़। नद मतलब क्या होता है? हिम नदी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बाबू? हिमनद बोलते हैं। यानी ऐसा ये नदी होने वाला है जो बर्फ पर रहेगा, उस नदी में जल नहीं बहेगा, उसमें क्या बहेगा बाबू? जमा हुआ जल यानी बर्फ बहेगा। बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग हिमनद बोलते हैं। चलिए इसको पूरा डेप्थ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जनरल बात हो चुकी है। अब देखिए हम लोग हिमनद क्या होता है ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्र में। ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्र में। अब ध्रुवीय क्या होता है बाबू? ये सब आप लोगों ने हल्का सा पढ़ा होगा, जो पृथ्वी का ये सब ध्रुव होता है उधर उस साइड का ज़्यादा ये बात किया जा रहा है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे ऊंचा ऊंचा पर्वत पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे हम लोग का हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, वो सब क्षेत्र में आपने सुना होगा कि जैसे हिमालय आपके जम्मू कश्मीर की साइड ज़्यादा पाया जाता है, उधर देखिएगा कि आप लोगों का क्या होता है, उधर बर्फ ज़्यादा पाया जाता है। सुनिएगा उधर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया हम लोग का देश का। तो वही सब जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यानी क्या बोला हम लोग का? ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्र में तापमान प्राय कम होते हैं, तापमान प्राय कम होता है, यानी वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में तापमान हिमांक से नीचे, हिमांक से कम होता है। हिमांक मतलब अब एक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके हम लोग का जल बर्फ जम बन जाता है। जैसे हम लोग का पता है कि जनरल आप लोग जब भी वाटर देखिएगा, जो साधारण हम लोग का पानी से आता है, हम लोग का रहता है 18 से 25 सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, सेंटीग्रेड से। ठीक है, सेल्सियस के बीच में। ठीक, और उसके बाद अगर यही हम लोग बॉयल करें इसको 100 डिग्री जब सेंटीग्रेड लेके 100 सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो हम लोग का ये बॉयल होने लगता है, यानी भाप बनने लगता है। और यही हम लोग उल्टा करें तो 0 डिग्री बेसिकली यहाँ पे जाके ये पूर्ण रूप से बर्फ जम जाता है। वैसे बर्फ जमना तो स्टार्ट हम लोग का 4-5 डिग्री के आसपास ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से 0 पे हम लोग का ये बन जाता है। तो वही बोला है कि अगर हिमांक से नीचे चले, यानी जहाँ पे बर्फ वो जम सकता है उससे नीचे चल जाए तो हम लोग का क्या होता है बाबू? हिमांक से कम होता है तो वहाँ वर्षा के स्थान पर, यानी देखिए कि हम लोग एरिया में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरता है, बारिश होता है। ठीक है, स्थान पर हिमपात होता है। हिमपात मतलब जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग का अभी जहाँ पे आपका घर और होगा, ज़्यादा चांसेस है कि पानी का बारिश होता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जल वर्षा हो रही है। ठीक है, अब हम लोग का यही चल जाए जहाँ पे हम लोग का हिमांक से कम टेम्परेचर होगा, वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का बर्फ का छोटा छोटा कण गिरने लगेगा। ठीक है, जो कभी कभार अब हम लोग का इधर भी देखने मिला होगा आपको। ठीक है, कभी कभार हो जाता है वो रेनी केस में। ठीक है, तो ये क्या बोला हम लोग का? वर्षा के स्थान पर हिमपात होता है। हिमपात धुनी हुई रुई के भांति बहुत कोमल होता है। धुनी हुई रुई मतलब जैसे तकिया में देखिएगा हम लोग का जो तकिया क्या बनता है, पिलो जो बनता है हम लोग का, बेडशीट वगैरह जो भी बनता है। ठीक है, उसमें देखिए जो हम लोग का रुई डाला जाता है, यानी कॉटन जो डाला जाता है, देखिएगा बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे दबाने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। लाइक आप लोग जो टेडी बियर वगैरह आता है उस समय देखिएगा जो रहता है वो धुना हुआ रुई रहता है। तो वैसे ही जब हम लोग का हिमपात होता है तो नया नया जब होता है तो वैसा ही रहता है। ठीक है, के भांति कोमल होता है, परंतु अधिक हिमपात होने से नीचे का हिम दबाव के कारण ठोस, सघन तथा रेवेदार बर्फ बन जाती है। मतलब ठीक है, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि पहले यहाँ पे हम लोग दिखाए थे आपको। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ से हम लोग का हिमपात हो रहा है। ठीक है, अब हिमपात हुआ,
सबसे पहले देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पे आके ये गिरा, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, लाइक मतलब रुई के समान एकदम, जो धुना हुआ रुई है, यानी जैसे आपका टेडी बियर में सॉफ्ट कॉटन होता है उस टाइप का है, ठीक है, ऐसे है। अब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी इसके ऊपर एक और लेयर आके बिछ गया, ऐसा ही वैसे एक और लेयर बिछ गया। अब क्या होगा, जैसे देखिए जितना लेयर बढ़ेगा उसके ऊपर वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा, अब दबाव होता जाएगा, किसी भी चीज़ को दबाया जाता है तो ज़्यादा टाइट होता ही है, तो वैसे ही वो टाइट हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर एक शक्ति पाया जाता है जो हम लोग को सबको टान के रखता है, वैसा वाला एक शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, इसको टान के और नीचे टानना होता है, जिसके कारण ये क्या होने लगता है, हम लोग का दबने लगता है, ठीक है, क्या होता है हमारा। परंतु अधिक हिमपात होने से नीचे की हिम दबाव के कारण ठोस, सघन एवं रेवेदार हो जाती है। ठोस बन जाएगा और सघन मतलब बहुत ज़्यादा घना तो इसका हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। रेवेदार मतलब हल्का हल्का इसे रेसा जैसा टाइप का उसमें दिखने लगेगा। रेवेदार बर्फ बन जाती है, जैसे आप लोग देखिए जब फ्रिज में बर्फ जमता है देखिए उसमें रेसा वैसा दिखता है, वैसा टाइप का बर्फ बन जाता है, ठीक है, बर्फ बन जाती है। यह बर्फ अपने भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के साथ धीमी गति से बहने लगती है। इस गतिशील बर्फ को हिमानी या हिमनद कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए पहली बार, अब इसको आराम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये ओवरऑल हो क्या रहा है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग जनरली एक बार और डिफिनेशन को पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। देखिए डिफिनेशन बहुत छोटा है, आपको याद करना भी तभी याद होगा आसानी से जब आप इसको समझे रहेंगे। देखिए जैसा सपोज कीजिए कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं ये सब कब होता है बाबू, हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र में होता है। पहले हम लोग का ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्र का बात हम लोग किया गया। पर्वत मतलब अब साधारण बात है कि ऊंचा होगा, इस बात से इनकार है आपको नहीं भैया, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ बाबू, हिमपात हुआ, यानी हिमपात मतलब बोलिए तो कि बर्फ के छोटे छोटे कण गिरे। अब यहाँ पे देखिए इस पे गिरना इकट्ठा होने लगा। अब इकट्ठा होकर आपको पता है शुरुआत में कैसा रहेगा बाबू, कोमल रहेगा, रुई धुना हुआ रुई के समान, ठीक है। अब धुना हुआ रुई के समान रहेगा, उसके ऊपर कई ठो लेयर गिरने लगा। इसके ऊपर क्या होने लगा बाबू, कई ठो लेयर गिरने लगा। अब इसके बाद धीरे धीरे दबते दबते क्या हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा हम लोग का, टाइट हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सघन तथा रेवेदार बर्फ बन जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा तो रुका नहीं रहेगा ना। अब धीरे धीरे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो अपने पृथ्वी का तरफ अपनी तरफ टानती है। अब नीचे इसको टानेगा तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम लोग का सरकने लगता है, नीचे घिसते करने लगता है। नीचे ढलान के कारण क्या होता है, हमारा धीमी गति से बहने लगती है। अब नीचे धीरे धीरे यहाँ का ये सब बहने लगेगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जब बहने लगेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमानी या हिमनद कहते हैं। इस गतिशील बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी या हिमनद कहते हैं, ठीक है। अब इस डिफिनेशन को एक बार आसानी से पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा आपको। ध्रुवीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान प्राय कम होते हैं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में तापमान हिमांक से कम होता है वहाँ वर्षा के स्थान पर हिमपात होता है। हिमपात धुनी हुई रुई के भांति बहुत कोमल होता है, परंतु अधिक हिमपात होने से नीचे का हिम दबाव के कारण ठोस, सघन तथा रेवेदार बर्फ बन जाती है। यह बर्फ अपने भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढलान के साथ धीमी गति से बहने लगती है। इस गतिशील बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हिमानी या हिमनद कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका उदाहरण कौन सा होगा, हम लोग कोराकोरम क्षेत्र का सासाइनी हिमनद हम लोग कितना है बाबू, 154.8 किलोमीटर, 154.8 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। ये पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। अंटार्कटिका का चियर्डमोर हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया। तो ये आप लोग का हिमनद समझ में आ गया। ओवरऑल क्या होता है, ये बहता हुआ बर्फ होता है, बहता हुआ बर्फ होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। ये देखिए हम लोग का दिखाया गया कैसे होता है हिमनद, देख रहे हैं पूरा बर्फ जमा हुआ। अब देखिए धीरे धीरे ढाल के साल नीचे भागेगा, देख रहे हैं नीचे भागते हुए दिखाया गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, जो हम लोग का हिमनद होता है ना, पृथ्वी में सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत होता है। मतलब जैसे देखिए जो हम लोग का पीने वाला पानी आता है, जो हम लोग का पानी पीते हैं, वो हम लोग का कहाँ से मिलता है, हिमनद से मिलता है। नहीं भैया हम लोग का टाइम कल से मिलता है, हम लोग का घर में नल लगा हो उससे मिलता है, नहीं। हम लोग का आर ओ का आता है वगैरह वगैरह जो चीज़ होती है, सब पानी मूलतः कहाँ से आता है, जो आपका नल वगैरह में पानी आता है वो कहाँ से आता है, हिमनद से ही आता है। कैसे देखिए, पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में हिमनदी, ठीक है। हिमनद या हिमानी या हिमनद एक ही है, ठीक है। हिमनदी, हिमानी या हिमनद बोला जाए, मतलब तीनों का बात एक ही है, ठीक है। क्या बोला हम लोग का, वर्तमान में हिमनदों का विस्तार 150 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ है। 150 लाख वर्ग किलोमीटर, सोच के देखिए, बार इमेजिन करके देखिए। अथवा पृथ्वी के थल क्षेत्र का 10% भाग पर फैला हुआ है, यानी पृथ्वी में जहाँ भी स्थल है
यानी पृथ्वी में जो भी है भाग है उसका 10% भाग पर यही फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है। हिमनदों का 96% से अधिक, 96% से अधिक हिम हालांकि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में एक मोटी हिम चादर के रूप में पाया जाता है। यानी मूलतः कहाँ हिमनद ज़्यादा पाया जाता है? अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के बीच में पाया जाता है, यानी यहीं पे पाया जाता है। हम लोग का मोटी चादर के रूप में बिछा हुआ है। यानी लगता है ऐसा कि कोई चादर बिछा दिया, मतलब बहुत मोटा लेयर में, एक लेयर बहुत मतलब मोटाई तक बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर जिक्र भी किया गया है आपका अंटार्कटिका में हिम की मोटाई 4270 मीटर है। सोचिए 4270 मीटर, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, कितना बड़ा होगा, ठीक, यानी कितना मोटा होगा। सोचिए कि ये अगर लगभग हम लोग देखा जाए तो ये हम लोग का जहाँ तक है 60 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर ही नियरली ले तो 1 मीटर के आसपास है। ठीक है, अब सोचिए वो कितना है, 4270 मीटर। इमेजिन कीजिए कितना मोटा बर्फ जमा होगा वहाँ पे। ठीक है, हिमनद धरातल पर मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, हिम जब पिघलता है, वो पता है आपको, बर्फ है, थोड़ा भी गर्मी वगैरह पड़ेगा तो पिघलना लाजमी है। तो पिघलता है, हिम जब पिघलता है तो वहां से जल के रूप में प्रवाहित होता हुआ नदियों के माध्यम से मैदानी भागों में पहुंचता है। अब देखिए, आपको जब नदी पड़े तो सुने थे कहाँ से निकल रहा था? पर्वतीय भाग से निकल रहा था। पर्वतीय भाग से निकल रहा था तो पर्वतीय भाग में जल कहाँ से आ रहा था? यही हिम के पिघलने से आ रहा था। बात समझ में आया? तो हिम जब पिघलता है तो वहां से जल के रूप में प्रवाहित होता हुआ नदियों के माध्यम से मैदानी भाग में पहुंचता है और जीव जगत की सेवा करता है। पृथ्वी पर जीवन के आधार में हिम नदियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। विश्व की प्राय सभी बड़ी नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि की उत्पत्ति हिमनदों से ही हुई है। यानी गंगा नदी भी कहाँ से निकलती है बाबू? एक हिमनद से ही निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकला है? हिमनद से ही निकला है, जिनसे काफी मात्रा में बर्फ का पिघला हुआ जल मीठे पानी के स्रोत के रूप में प्राप्त होता है, जो धरातल पर जीवन का आधार है। इसलिए हिमनद को पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। बात समझ में आया? तो इसलिए हिमनद इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लेशियर बुलाते हैं, हिंदी में इसका क्या क्या नाम है? हिमानी, हिमनद, ठीक है, और हिमनदी भी बुलाया जाता है। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर हम लोग आगे देखते बाबू, हिमनद के प्रकार। ठीक, बेसिकली हम लोग का हिमनद कितना प्रकार होता है बाबू? हिमनद के प्रकार कितना होता है? हम लोग का हिमनद 3 प्रकार का होता है। पहला बाबू पर्वतीय या घाटी हिमनद, दूसरा हम लोग का गिरिपद हिमनद, तीसरा महाद्वीपीय हिमनद। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे बाबू? पर्वतीय या घाटी हिमनद। ठीक है, पर्वतीय या घाटी हिमनद क्या होता है बाबू? हमारे देखिए आराम समझिए, ऊंचे पर्वतीय भाग की चोटियों से हिम राशि जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ढाल की ओर सरकने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। देखिए जैसे ये छोटी सा धीरे धीरे देखिए ये बर्फ का हम लोग नीचे हिमनद जो है पिघलना या सड़क के जैसे भी हल्का हल्का मतलब सड़कता हुआ जब नीचे आ रहा है, देखिए सब नीचे जाएगा। ये पर्वत का ऊंचा चोटी है, इसके नीचे बहुत सारा पर्वत का भी हिस्सा होगा। ठीक है, ये जब हम लोग का सड़कता हुआ नीचे जा रहा था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? पर्वतीय या घाटी हिमनद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई से निकलता है। देखिए ऊंचे पर्वतीय भागों की चोटियों से हिम राशि जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ढाल की ओर सरकने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे सपोज कीजिए कि ये हम लोग का कोई पर्वत है, अब यहाँ से जब ये निकलना शुरू कर, यहाँ से कोई हिमनद अब नीचे सरक रहा है, अब नीचे सरक रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हम लोग पर्वतीय हिमनद कहेंगे। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्वतीय हिमनद कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अगला जो होता है हम लोग का, जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसी का नाम गिरिपद हो जाता है। गिरि मतलब पहाड़ होता है, पद मतलब पैर होता है, यानी पहाड़ के पैर पे पाए जाने वाला हिमनद को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गिरिपद कहते हैं। और इससे जब आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग महाद्वीपीय कहते हैं। इसको चलिए अच्छा से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर उसको हम लोग एक बार आपको रिवाइज करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। और ठीक समझ में आया? ये आपको जब ऊंचे पर्वतीय भागों से की चोटियों से हिम राशि जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे ढाल की ओर सरकने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लें गिरिपद। गिरि मतलब क्या होता है बाबू? ये पहाड़ पर्वत का ही पर्ववाची शब्द है। ठीक है, यानी पर्वत का ही पर्ववाची शब्द है। पद मतलब क्या होता है? पैर। जैसे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा पद चिन्हों पे चलना है हमें, हम उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, यानी उनके जो पद है, यानी उनके जो चरण थे, यानी उनके जो पैर थे, उनके हम जो निशान हो गए, जैसा वो आदर्श देखे गए उन पर चलना चाहते हैं, वैसा टाइप का। तो गिरिपद मतलब पर्वत का पैर। ठीक है, हिमनद मतलब पर्वत के पैर पर जमा हुआ। ऐसे कैसे? ठीक, जब पर्वतीय भाग से नीचे उतर
कई घाटी हिमनद पर्वत की तलहटी में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहते हैं, समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी पर्वत से ये वाला हिमनद आ रहा था, ठीक है, एक किसी पर्वत से यहाँ से हिमनद आ रहा है, देखिए आते हुए दिख रहा है। जब ये आके यहाँ मिल जाएगा और एक तो देखिए ये आ रहा है, जब आके ये तीनों मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे विस्तृत हिमनद बना दिया, तो इस हिमनद को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? गिरिपद हिमनद कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलो एक थोड़ा हम अच्छा सा अपना डायग्राम बना के दिखाते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, कहाँ बनाया जाए? चलिए दिख रहा होगा यहाँ पे हमको, जहाँ तक है उम्मीद है। ठीक है, खैर हमारा डायग्राम तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी काम चला लीजिए। जो सपोज कीजिए कोई हिमनद यहाँ से बहते हुए नीचे आया, गिरते हुए नीचे आया, अब ये नीचे आया तो यहाँ तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्वतीय हिमनद। वैसे ही यहाँ पर भी तो हिमनद आ रहा है, हिमनद वैसे एक साइड से नहीं आ रहा होगा, पर्वत के चारों तरफ बह रहा होगा। ठीक है, हम तो डायग्राम ऐसा बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आया तो ये भी क्या हम लोग का पर्वतीय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी आया, अब बहते बहते तीनों का क्या हुआ? तीनों तलहटी में आके यहाँ पे अपना अपना गिरिपद क्या आसपास ये मिल गया। जब यहाँ पे उसका गिरिपद यानी पर्वत के जब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भाग में जब तीनों चारों का ही जो ऐसा कई घाटियाँ आपस में मिल जाती हैं, यानी कई, समझिए सीधा समझिए, घाटी मतलब अभी आप लोग इतना समझ सकते हैं कि बर्फ़ का जो कई वो नदी आ रहा है वो आके आपस में जब तलहटी में मिल जाता है पर्वत का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गिरिपद हिमनद कहते हैं। तो ये क्या बोला हम लोग का? जब पर्वतीय भाग से नीचे उतर कई घाटी हिमनद पर्वत के तलहटी में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहते हैं। ऐसे हिमनद केवल शीत प्रधान भागों में ही पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा बाबू? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्म भागों में नीचे उतरने पर उनके पिघल जाने का संभावना अधिक रहती है। अब कोई जहाँ पे मान लीजिए कोई पर्वत में बर्फ़ जमा हुआ है, वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा क्या मतलब थोड़ा मोड़ा भी गर्मी है, तो जब नीचे उतरा तो नीचे उतरते तो क्या होगा? हम लोग का पिघल ही जाएगा, तो जल बन जाएगा, तब नदी के रूप में बहने लगेगा। लेकिन जहाँ पे हम लोग का शीत प्रधान देश होता है, जो मतलब शीत प्रधान भाग होता है, जो मतलब ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसका लिए क्या होता है? नीचे भी वैसे ही बर्फ़ के रूप में ही आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरिपद हिमनद कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है हम लोग का? अलास्का का मेलासिपना हिमनद हम लोग का है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसको आप लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब फिर हम लोग किस पे बात करेंगे बाबू? महाद्वीपीय हिमनद पे। ठीक है, तीसरा हम लोग कौन सा है? महाद्वीपीय हिमनद। ठीक है, चलिए अब हम लोग का महाद्वीपीय हिमनद क्या है हमारा? ठीक है, यह ध्रुव के समूह, यह ध्रुव के समूह, ध्रुव के समूह भी क्यों होता है बाबू? क्योंकि जब पृथ्वी का जहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझिए कि वहाँ पे सालों भर बर्फ जमा रहता है। ठीक है, उसलिए इसका जिक्र किया गया। महाद्वीपीय हिमनद यह ध्रुव के समूह समतल प्रदेश में मिलता है। ध्रुव के समूह का ध्रुव के समूह समतल प्रदेश मिलता है। समतल मतलब मैदानी भाग जैसा होता है, वैसे समतल बनी, मतलब ये समझिए कि जैसे कोई पहाड़ था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये बर्फ जो पिघलते यानी जो हिमनद आया, इसको हम पर्वतीय हिमनद बोले। जब तलहटी में आया तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? गिरिपद हिमनद। और फिर जब ये आगे और बढ़ जाए बर्फ के रूप में ही, और आगे बढ़ जाए बर्फ के रूप में, यहाँ पे जो समतल वाला भाग है इसमें हम लोग इसको क्या बोल देंगे? महाद्वीपीय हिमनद बोल देंगे। ठीक है, यह ध्रुव के समूह समतल प्रदेश पर मिलते हैं। यह हिमनद विस्तृत क्षेत्र में हिम के चादर देखिए ऐसा फैला हुआ दूर तक ना, हिम के चादर के रूप में पाए जाते हैं। यह अत्यंत धीमी गति से सरकता है। अब देखिए ढाल कम है तो एकदम बहुत हल्का हल्का, इधर का प्रेशर मतलब ये वाला बर्फ इसको ढकेलेगा, हल्का हल्का आगे बढ़ता है, बहुत धीमी गति रहता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, इसे कैसे फैला हुआ दिखाया गया आपको। देखिए ये वाला डायग्राम जो ओरिजिनल पिक्चर है, मेरा हाल छोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल वाला जो पिक्चर देख रहे हैं आप, देखिए कैसे फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आया? ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका, देखिए हम अभी जिक्र किया था, ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका में सबसे विस्तृत हिमनद पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, तीनों टाइप का आप हिमनद से वाकिफ हो गए। तीनों टाइप का हिमनद क्या है? पहला बोलिए तो पहला हम लोग क्या होगा? जब ऊंची पर्वत से उतरेगा, यानी पहला हिमनद कहाँ पाया जाएगा आपका? पहला प्रकार का हिमनद ये वाला हिमनद जो होता है हमारा, पहला प्रकार का हम लोग हिमनद बोलेंगे। ठीक है, जब इसका तलहटी में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या कहलाएगा? गिरिपद हिमनद। जब उससे आगे भी कोई हिमनद बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय हिमनद बोलेंगे। बस समझ में आया? तीनों हिमनद से आपसे क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग इसके हिमनद के संबंध में कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे हम लोग नदी का मुहाना वगैरह देखे थे, कुछ टर्म आ रहा था, टर्मोलॉजी जो प्रवासी तौर पे हम लोग शब्द बोल सकते हैं, वो सब शब्दों को हम देख लेंगे। बाकी हम लोग का फिर हम लोग हिमनद का कार्य करते जाएंगे। ठीक है, देखिए हिमनद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला हम लोग का नाम कौन सा होता है बाबू? हिम टोपी। क्या होता है हम लोग का? हिम टोपी, आइस कैप। जैसे हम लोग टोपी लगाते हैं तो या मुंडी पे सबसे ऊंचा हमारा टोपी लग रहा है ना, वैसे हम लोग का क्या होता है? हिम टोपी क्या होता है वो देखिए, ऐसा समझ कीजिए कोई पर्वत है। ठीक है, समझ में आया?
बर्फ से ढकी पर्वतों की ऊंची चोटियाँ जहाँ से हिमनद निकलते हैं, यानी सबसे ऊंचा वाला चोटी है सिर्फ की, ये जो हम लोग का सबसे ऊंचा वाला भाग है, ठीक है, जहाँ से हम लोग का हिमनद मिलनी यहाँ से, तो सबसे पहले हिमनद यहीं पे जमा होगा। अब यहाँ से नीचे बहना शुरू होगा, तो इसी देखिए टोपी जैसा लग रहा है ना कि इसको भी किसी को टोपी पहना दिया गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिम टोपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिम टोपी बोलते हैं, ठीक है। बस परिभाषा याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है रैंडमली, अगर पूछना होता है तो, ठीक है। समझ में आया? यानी पर्वत का सबसे ऊंचा पे जो जहाँ पे सबसे पहले हम लोग का हिमनद निकलना शुरू होता है, इसी को हम क्या बोलते हो, हिम टोपी बोलते हैं। आप लोग डायग्राम इसके बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, बहुत मस्त डायग्राम बन गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट किस पे देखेंगे बाबू, देखिए नेक्स्ट हम लोग किस पे बात करेंगे बाबू, हिम रेखा पे, ठीक है। हिम रेखा देखिए ऐसा कोई आकृति पाया नहीं जाता, ये आकृति वगैरह नहीं है, ये कल्पना मात्र है, मतलब भैया, ठीक है। जस्ट सपोज कीजिए, हम लोग जस्ट सपोज करते हैं, ये हम लोग पर्वत ले रहे हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए, ये हम लोग का मान, जहाँ ये डॉट डॉट दे रहे हैं, मतलब समझिए कि ये बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, ठीक। ये हम लोग का बर्फ जमा हुआ है, कितना बर्फ बनाएंगे, कोई ना कोई। अब ये बर्फ जमा हुआ है, आप देखिएगा जब मतलब पूरा ठंडा रहेगा, यानी जब ठंडा का मौसम होगा तो पूर्ण रूप से बहुत सारे पर्वत पूरा बर्फे जम जाता है, ठीक है। लेकिन जब गर्मी उर्मी का मौसम आता है तो ये नीचे से पिघलना शुरू कर देता है, नीचे से पिघलना शुरू कर देता है। तो आप देखिएगा एक सीमा होता है जहाँ तक पिघल पाएगा, जैसे मान लीजिए ये पर्वत यहीं तक पिघल पाया, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है कि यहीं तक लाइकली ये पिघल पा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला जो लाइन हमने दिया है, जो लाइन आपको हमने ये दिया है, ये वाला लाइन, इसके ऊपर जो हम लोग का पिघल नहीं पाएगा। एक हम लोग जब हम लोग ऐसा एनालाइज करेंगे किसी पर्वत पे, एक ऐसा लाइन देखें कि उसके ऊपर ये पिघल नहीं पा रहा है, तो उस लाइन को जैसे देखिए नीचे का सब बर्फ पिघल गया, नीचे क्या हो गया हम लोग का, सब बर्फ पिघल के जल के रूप में बह गया आगे। अब इसके ऊपर जहाँ से नहीं पिघल पाएगा, उस लाइन को ही हम लोग, जो कल्पना मात्र लाइन है, उस लाइन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हिम रेखा बोलते हैं। ये लाइन होता नहीं है, कल्पना मात्र है, हम लोग पढ़ने के लिए कल्पना करते हैं कि इसके ऊपर अब बर्फ नहीं पिघलेगा, ये कल्पना मात्र है। ये हर पर्वत के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है। जैसे हम लोग का कोई बहुत ठंडा प्रदेश में रहेगा तो उस पर्वत का क्या होगा, बहुत नीचे तक आएगा, क्योंकि बहुत हल्का सा इसका बर्फ पिघलेगा, ठीक है। और कोई गर्म वाला प्रदेश टाइप का, हल्का फुल्का भी गर्म वाला प्रदेश है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही इतना ही बचेगा कि हो सकता है लास्ट में इतना ही बर्फ बच जाए, या हो सकता है पूरा खत्म हो जाए। तो ये हिम रेखा का कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ये हर जगह अलग अलग पाई है। जैसे इस कुछ पर्वत का हमने उदाहरण देते हुए आपको समझाया भी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा हम लोग का, ठीक है। जिस ऊंचाई पर हिम कभी पूर्ण रूप से नहीं पिघलती है, जिस ऊंचाई पर हिम कभी पूर्ण रूप से नहीं पिघलती है, हिम रेखा कहलाती है। अक्षांश और महाद्वीपीय की अवस्था के अनुसार हिम रेखा की ऊंचाई में भी भिन्नता पाई जाती है। आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया ही, समझाया ही कि अलग अलग प्रदेशों के अनुसार अलग अलग इसकी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। बात समझ में आया? हिम रेखा एक काल्पनिक रेखा है, वैसा हम लोग एक रेखा कल्पना करते हैं जिसके ऊपर कभी भी बर्फ नहीं पिघलता है, जैसे देखिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये हर पर्वत को देख देख के अलग अलग एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या हम लोग का हिम दरारें। हिम दरारें क्या होता है हम लोग का, ठीक है, या जिसके हम लोग क्रिवासस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम दरारें या क्रिवासस बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, हिमानी पर स्थित एक गहरा गैप, हिमानी पर स्थित एक गहरा गैप, या इसको क्रैक बोलते हैं, क्रैक फीसर को क्रिवासस कहते हैं, क्रैक फीसर को क्रिवास कहते हैं। देखिए जैसे दरार पाया जाएगा जब हिमनद में, जैसे समझ कीजिए कोई ऐसा हिमनद था, इस पर बर्फ बह रहा था। अब यहाँ पे अगर कहीं बीच में ऐसा दरार पाया जाए, ठीक है, ऐसा दरार पाया जाए, तो ये क्या हो गया हम लोग का, इस दरार को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिवासस बोलेंगे, ठीक है। ये जिसको हम लोग हिम दरारें भी बोलते हैं। हिम दरारें हिंदी शुद्ध हिंदी है, लेकिन आप लोग का कभी कभी बुक में क्वेश्चन में भी क्रिवासस लिख देता है, ठीक है, इंग्लिश नाम है क्रिवासस, ठीक है। हिमानी पर स्थित एक गहरा गैप, क्रैक फीसर को हम लोग क्रिवासस कहते हैं। हिमनद के विभिन्न भागों में हिमनद की, अब देखिए एक क्यों बनता है हम लोग वो समझ लें, ठीक है। ये क्यों बह रहा है हम लोग मेनली समझ गए क्या होता है। ऐसा जब दरार पाया जाएगा हिमनद में तो उसको ही हम लोग बात बोलते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्रिवासस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बनता क्यों है, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए ये हम लोग का कोई पर्वत हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर मान लीजिए कि हम लोग का ये क्या होगा, हम लोग का ये ऐसा कोई हिमनद बना रहा है, ठीक है। ये हिमनद है हम लोग का जो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जाना है इसको, ठीक।
ऊपर वाला सॉफ्ट रहेगा, नीचे वाला वो हार्ड रहता जाएगा, जैसे से ऊपर जाएगा वैसे सॉफ्ट हार्ड होता जाएगा। चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए जब ये नीचे खिसकता है तो इसका जो गति होता है ये हर समय समान नहीं होता। जैसे हम लोग एक मार्कर को ऐसा लुढ़का दें यहाँ पे, तो ये देखिएगा बहुत ठोस है, एक दूसरे जुड़ा हुआ था, एक ही स्पीड से नीचे आएगा, सही में गिर गया नीचे, ठीक है। ये एक ही मतलब एक ही स्पीड से नीचे आएगा। लेकिन ये हिमनद में क्या होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत तेज़ भागता है और उसका तुलना में नीचे वाला हिस्सा, जैसे सपोज कीजिए कि जब ऊपर वाला हिस्सा इतना देर से भाग रहा है तो नीचे वाला हिस्सा इतना दूर से भागता है, मतलब नीचे वाला हिस्सा धीरा भाग रहा होता है और ऊपर वाला हिस्सा बहुत जोर से भाग रहा होता है। अब कोई चीज़ क्या सपोज कीजिए कि ये ऊपर वाला गैप ज़्यादा ऊपर ऐसे जल्दी भागे और नीचे वाला कम भागे तो दरार पड़ना तो वाकिफ़ है, तो इसलिए क्या होने लगता है, ये फटने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बनने लगता है, क्रीवासस बनने लगता है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है आपको, ठीक है। हिमानी पर स्थित एक गहरा गैप क्रैक या फिसस को हम लोग क्रीवासस कहते हैं। हिमनद के विभिन्न भागों में हिमनद के विभिन्न भागों में हिम की विभिन्न गतियाँ पाई जाती है। उदाहरणतः जब हिमनद किसी तीव्र ढाल पर चलती है तो हिमनद के ऊपरी भाग में गति अधिक होती है, जो अभी बताया आपको, तथा निचला भाग जो धरातल पर रहता है मंद गति से आगे बढ़ता है। इससे हिम के ऊपरी भाग पर इसके आर पार बिदर या दरारें पड़ जाती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हिम दरारें कहते हैं। समझ में आया। अब ये जल्दी जल्दी भाग रहा है तो इसकी वजह से क्या होने लगेगा, इससे कुछ क्रैक आने लगता है, ठीक है। ऐसा क्रैक आने लगता है हम लोग, जिससे हम लोग क्या हुआ, ये आगे भागने की कोशिश करने में ऊपर में ऐसा फैलने लगता है, जिस वजह से ऐसा क्रैक बन जाता है हम लोग, जिसको क्या बताते हैं हम लोग, क्रीवासस या हिम दरारें कहते हैं। समझ में आया आपको। चलिए ठीक है। अब देखिए ये आपको दिखाया गया, मतलब जूम करके देखिए कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम भी होता है, हम लोग बताएंगे कैसा, क्या ये आदमी कैसे गिरा वहाँ पे, वो सब मतलब बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे। लगभग एक क्रैक देखिए कितना विशाल क्रैक रहता है कि इंसान भी उसके अंदर चल जाए तो फिर निकल पाना मुश्किल ही है, ठीक है। चलिए और हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, वर्ग शून्य क्या होता है हम लोग का, ठीक है। वर्ग शून्य क्या होता है, जब घाटी हिमनद के ऊपरी भाग से अलग हो जाती है तो वहाँ विशाल हिम विदर या दरार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वर्ग शून्य कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है हम लोग का, सपोज कीजिए कोई ऐसा हम लोग का पहाड़ था जिस पर हम लोग का ये हिमनद बह रहा था, ठीक है। ये हम लोग क्या था, हिमनद बह रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसा आप लोगों ने देखा कि ऊपर नीचे गति की वजह से अब ये यहीं से क्रैक पड़ गया, ये ऊपरी भाग से क्रैक पड़ गया, अब यहीं से क्रैक हो गया, ये अलग हो गया, मतलब अब यहीं पे ये टिक गया, ये लगा नीचे भागने। अब देखिए इसमें बहुत भयंकर गति, मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई पाया गया। देखिए जैसे ऊपर से सबसे ऊपरी हिस्सा से देखिए कैसे क्रैक पड़ गया है। तो इस टाइप का क्रैक अगर पड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ग शून्य बोल देंगे। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग का हिमशल क्या होता है बाबू। हिमशल क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई हम लोग का मतलब हिमनद से निकला हुआ, हिमनदी बहते बहते चल आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते वो कुछ बर्फ़ का टुकड़ा लिए हुए जाके समुद्र में गिर गया, वो समुद्र में गिर गया। अब समुद्र में क्या होगा, ये तैरते हुए दिखेगा, समुद्र में क्या होगा बाबू, हम लोग का तैरते हुए दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमशल बोलते हैं। समुद्र में तैरते हुए हिम के बड़े बड़े टुकड़े को हिमशल कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण उस समय होता है जब हिमनद खिसकते खिसकते समुद्र में पहुँच जाते हैं। बात समझ में आया, यही बात होता है हम लोग का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हम लोग का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का देख ले हम लोग, फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पर्वतारोही का समस्या क्या होता है हम लोग का, ठीक है। पर्वतारोही रोहण मतलब क्या होता है, पर्वतारोही मतलब सबसे पहले क्या समझिए, पर्वतारोही मतलब क्या होता है हम लोग का। जैसे कुछ आदमी, जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट हम लोग भी स्टूडेंट है, मतलब एक हम लोग का कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम लोग का जैसे पापा काम करते हैं तो क्या होगा, एक टाइप का वर्कर है किसी कंपनी में का, ठीक। तो वैसे ही क्या होता है कि जो लोग पर्वत पे जाते हैं, जो पर्वत पर चढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनको मैं क्या बोलता हूँ, पर्वत आरोही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या बोल रहा है, पर्वतारोहण में समस्या, यानी पर्वत यानी जो पर्वत पर चढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हिमालय पर जो चढ़ जाता है, हिमालय पे, ठीक है, हिमालय पर जो जाता है उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती है, वही सब हम लोग समस्या पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या हम लोग का, पर्वतारोहण में हिम रेखा भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसके देखिए जब हिम रेखा होता है उसके ऊपर कठोर बोरा बर्फ पाया जाएगा जो कभी पिघलवे नहीं करेगा, ठीक है। प्लावी हिम या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इधर तो बात किया था अभी आपको, देखिए एक और नाम आपको हमने समझाया था, देखिए हिमशल या प्लावी हिम जिसको बोलते हैं, यानी हिमशल वो जो भी होता है वो भी हम लोग का प्रॉब्लम करता है, ठीक है।
इसके बाद वर्कसीन भी हम दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और उसके बाद क्रीवासस भी हम लोग का प्रॉब्लम करता है। ये दोनों तो आप लोग नियरली एक ही सेम ही होता है। ये दोनों क्या होता है, दोनों टाइप का गड्ढा होता है। जैसे देखिएगा ये पहला क्या हो रहा था हम लोग का, क्रीवासस में कहीं भी क्रैक पड़ रहा था, गड्ढा उड्ढा पड़ जाएगा ऐसे दो हिंदन के बीच में, ठीक है। और हम लोग का वर्कसीट में क्या होगा कि डायरेक्ट ऊपर वाला हिंदन से ही अलग हो जाएगा। इसको मैं समझाता। अब देखिए होता है क्या है, ठीक है। समझ में आया, समस्या उत्पन्न करती है। हिंदन पर चलते समय बर्फ की खाइयाँ सबसे अधिक खतरनाक होती है। बर्फ का खाइया मतलब बर्फ का कोई गड्ढा उड्ढा भयंकर वाला, ठीक है। खाई मतलब गड्ढा होता है। बर्फ में यह विशाल दरार अक्सर नजर नहीं आती है क्योंकि इन पर बर्फ की एक पतली परत जमने से स्नो ब्रिज मतलब ऐसे सपोज कीजिए, समझाते हैं आपको, ठीक है। हिम की खाइयाँ कितना खतरनाक होती है। जस्ट सपोज कीजिए ये हम लोग का कोई पर्वत है, ठीक है, जिस पे हम लोग का यहाँ से चढ़ना है, ठीक, समझ में आया। जिस पे हम आराम से मस्त अपना एक तो चढ़ने वाला टांगी हुई का मतलब खुदना उदना वाला कुछ आता है, उस टाइप पर लेकर हम लोग ना चढ़ने लगे। अब जब चढ़ते जा रहे हैं हम आराम से हम लोग चढ़ रहे हैं और हमको पता नहीं है कि यहाँ पे एक खाई है। यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का एक खाई है, क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर क्या हुआ है, एक तो पतला सा बर्फ़ का स्नो ब्रिज मतलब बर्फ़ का एक ब्रिज बन गया। जैसे हम लोग स्नो बनाते हैं ना वैसा टाइप का, ऐसा हम लोग का एक ब्रिज बन गया है, ठीक है। जो हल्का सा हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा कि ब्रिज बन गया है, ठीक है। अब हम मस्त यहाँ से चढ़ते चढ़ते आएंगे। इसके ऊपर जैसे ही हम चढ़े ये तो बर्फ़ का बना हुआ पट से टूट जाता है, हम ले गड्ढा में गिर गए। समझ में आया बात? तो हम लोग का वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम होता रहता है। क्या बोला हम लोग का, हिंदन पर चलते समय बर्फ़ की खाइयाँ सबसे अधिक खतरनाक होती हैं। बर्फ़ में यह विशाल दरारें अक्सर नजर नहीं आती है क्योंकि इन पर बर्फ़ की एक पतली परत जम जाने के कारण स्नो ब्रिज सा बन जाता है। स्नो ब्रिज मतलब वो पुल होता है, स्नो मतलब बर्फ का पुल, ठीक है। स्नो ब्रिज बन जाता है। कई बार यह स्नो ब्रिज केवल कुछ इंच मोटे होते हैं, बहुत पतला ही होता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा, कुछ इंच मोटे होते हैं। पर्वतारोही रस्सियों की एक प्रणाली का उपयोग करके स्वयं को ऐसे खतरों से सुरक्षित कर सकते हैं। हिमन के यात्रा के लिए बुनियादी बर्फ की कुल्हाड़ियाँ एक क्रेन प्रो आवश्यक है। मतलब देखिए ये कुल्हाड़ी लिया हुआ था, क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे मारते जाएगा। अब जहाँ स्नो ब्रिज होगा वहाँ पे होल हो जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो और रस्सी फेंक के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रस्सी फेंक के मार दिया, देखा कि यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, मतलब कुछ दूर पे देखा, ट्राई किया, उसके बाद फेंक के ट्राई किया, कहाँ पे गड्ढा नहीं हो रहा, वहाँ पे क्या कर दिया, रस्सी को कैसे भी बांध दिया, और उसके बाद अब गिरेगा तो रस्सी के सारे फिर दोबारा चढ़ने का इसको चांसेस रहेगा। बात समझ में आया? तो ऐसे अपने आपको पर्वतारोही में सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का हिमनद का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। जैसे देखिए प्रॉब्लम में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये सब देखिए, ये अब चढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए चढ़ते चढ़ते गलती से चढ़ जाए, ये देखिए पतला सा आपको पहले दिखाया, ऐसा खैर इमेज लिया गया है, बहुत ये भी ढका हुआ रहता है कहीं बीच के। अब क्या होगा, यहाँ पे गिरेगा, पट से नीचे गिर जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो गिर ही गया एक तो, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ये सब हम लोग का पर्वतारोही में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग का ये वाला वीडियो हम लोग का क्या हुआ, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग हिमनद का कार्य देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो हम लोग ने टोटल समझा हिमनद क्या होता है, हिमनद का पूरा टोटल क्या क्या विशेष प्रवासिक शब्द है वो सब कंप्लीट किया। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, दोनों में से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके परफॉर्म कर सकते हैं आप। एक में ब्लैक ब्लू से लिखा हुआ है और ये जो हम आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किए हैं वो वाला, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।